हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF पर। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इन द सीरीज जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज प्रैप विद PYQ, जहां हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज ईयर वाइज एंड देन सब्जेक्ट वाइज। तो हमारा ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है एंड इट विल बी कंटिन्यू अंटिल योर एग्जामिनेशन। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हम सॉल्व कर सकें। So we have started with December 2024। प्रीवियस सेशन में जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहां हमने यूनिट 1 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज 24 दिसंबर 2024 से यूनिट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। नाउ इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू सॉल्व यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो ये यदि आपने प्रीवियस सेशन चेक नहीं किया है तो आप उसको चेक कर लीजिए। एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 2 एंड यूनिट 3। As I have tell you that I am also going to started one more series, that is one day one important topic with PYQs, MCQs and FYQ. तो very soon you will get the video for this as well. तो ये जो वीडियोस होंगे आपको अल्टरनेट डेज पर अवेलेबल होते रहेंगे। एंड आपने करना क्या है भाई, PDF के लिए आपको डाउनलोड कर लेना है ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल। देयर यू विल गेट डेली PDF अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन अबाउट द क्लासेस। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है रश्मि JRF गुरु। रश्मि JRF गुरु को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। नाउ डेली मॉक टेस्ट सीरीज, यस, ऑन माय प्लेटफॉर्म आई एम रनिंग अ डेली मॉक टेस्ट सीरीज दैट इज completely free, and this is what we are targeting the June 2025 examination with daily mock test series. It makes your habit to solve the question daily, and it is an online platform. So when you solve these question online, you are also making habit of sitting in front of system or using the mobile phone to solving the question ना। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको ज्वाइन करने के लिए ऐप डाउनलोड करना होगा। रिमेनिंग स्टेप्स आर गिवन हियर। तो अभी जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है दैट इज ऑफ DBMS, है ना। अभी जो डेली मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो DBMS के हैं। तो DBMS मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड नाउ यस, आई एम ऑल्सो रनिंग लाइव कोर्स फॉर द कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर साइंस। तो ये लाइव कोर्स है, डेली 6 PM से 8 PM तक आपकी क्लासेस होती हैं। एंड हियर यू विल हैव, ठीक है, जो ऑफर है, ऑफर के बाद आप कूपन अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है, बट उसके बाद भी आप कूपन अप्लाई कर सकते हो, दैट इज डिस्काउंट 1000, यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट। सो इन कंप्लीट कोर्स वी आर कवरिंग द होल सिलेबस विद PYQs, है ना, and MCQs. So you will get net and gate PYQs as well, mock test and revision. PDF material is there. Daily live classes are there. Access through the app and web, and 24/7 जो आपका डाउट सेशन होता है ना, वो 24/7 है। आप कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। एंड आफ्टर लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स यू कैन यूज दिस coupon code, that is discount 1000 या dis 1000. Same code you can apply to the complete recorded course. Some student they just want material content and they can do the self study, तो उनके लिए स्पेशल कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है। इट इज बेनिफिशियल फॉर यू यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि नेट से रिलेटेड मिलता जुलता सिलेबस है, तो डेफिनेटली सेट एग्जाम के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए एक बेस्ट रिकॉर्डेड कोर्स है, जहां आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेशन प्लस PDF एंड मॉक टेस्ट एंड ऑल द डाउट सपोर्ट विल बी अवेलेबल। एंड इसका जो प्लान है सब्सक्रिप्शन प्लान से है, प्लस यू विल हैव एडिशनल डिस्काउंट ऑफ ₹1000 यदि आप यहाँ कूपन कोड अप्लाई कर देते हो, डिस्काउंट 1000। हाँ, इन दो पर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है। रेस्ट 6 मंथ कोर्सेज एंड 12 मंथ कोर्सेज के लिए आपको डिस्काउंट अवेलेबल है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, सेम कोड। एंड वन मोर कोर्स दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24 February, दैट इज प्रैक्टिस कोर्स, स्पेशली डिजाइन फॉर दोज स्टूडेंट जो कुछ मार्क्स से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 24 Feb से। एंड यहाँ पर
यू विल गेट सेम कंटेंट, बट देखिए रिवीजन के लिए कंटेंट रिकॉर्डेड अवेलेबल है. आई विल टेल यू व्हाट यूनिट यू हैव टू रिवाइज, और फिर उसका हम प्रैक्टिस करेंगे. दैट इज टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो ये सारा हम करेंगे. अगेन यू कैन अप्लाई एडिशनल डिस्काउंट कोड, that is discount 1000, and this code will be this course will be available in this amount as well, है ना. तो ये आप अप्लाई कर सकते हो. एंड यस, दीज आर द कोर्सेज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन. नाउ वी हैव दीज आर माय टॉपर्स जिन्होंने जून 2024 एग्जाम क्वालिफाई किया, अलग अलग यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, परस्यूइंग पीएचडी भी है इसमें कुछ स्टूडेंट. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड आगे बढ़ने के पहले यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, डेफिनेटली इसको आपको लाइक कर देना है. एंड कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. सो एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट पर्पज, या क्या है जो आपको यहाँ पर मिसिंग लग रहा है. तो यूनिट 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2024 का. तो एक सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पाइपलाइनिंग का पूछा गया था. यूनिट टू है आपका CSO एंड डिजिटल, है ना. डिजिटल लॉजिक एंड CSO, ये दो टॉपिक हम कवर करते हैं यूनिट 2 में. तो इन्होंने कहा विच टेबल फॉर द डायनेमिक पाइपलाइन बिकम मोर इंटरेस्टिंग व्हेन नॉन लीनियर पैटर्न इज. हम जब नॉन लीनियर पैटर्न के साथ वर्क कर रहे हैं तो कौन सा टेबल हम प्रेफर करेंगे डायनेमिक पाइपलाइनिंग के लिए. तो देखिए पाइपलाइनिंग में मेनली जो कंसर्न आता है वो आता है रिसोर्स अलोकेशन का ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन. और ये कह रहे हैं कि नॉन लीनियर पैटर्न है, मतलब यहाँ पर डायनेमिक चॉइसेस लेनी होगी, तो उस केस में हम यूज करते हैं रिजर्वेशन टेबल. ठीक है, रिजर्वेशन टेबल एक्चुअली इट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ resources, है ना, और used in dynamic pipeline to analyze and avoid the conflict of instruction execution, especially फंक्शनल यूनिट शेड्यूलिंग में, या जहां नॉन लीनियर पैटर्न यूज हो रहा है. रिजर्वेशन टेबल हेल्प करता है टू ट्रैक द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, है ना. देखिए वैसे भी आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे. ग्रेडी टेबल इट इज नॉट रिलेवेंट टू द पाइपलाइनिंग. इन्वर्टेड टेबल हम यूज करते हैं पेजिंग में, है ना. एंड कंफ्यूजन टेबल इज नॉट द पार्ट, क्योंकि हम यहाँ पर जब पाइपलाइनिंग की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्स, क्योंकि आपको पता है एग्जीक्यूशन के लिए आपको रिसोर्स अलोकेशन करना होता है. मेमोरी, देयर इज मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना है, रीड करना है. तो इन सब की अवेलेबिलिटी कहाँ अवेलेबल होती है, रिजर्वेशन टेबल में. सो ये रिजर्वेशन टेबल हेल्प करता है ट्रैक द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, एग्जीक्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेकिंग इट मोर रिलेवेंट इन सच सिनेरियो. तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन टेबल. रिजर्वेशन टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन पाइपलाइनिंग से था. इन्होंने कहा कंसीडर अ पाइपलाइन यूनिट फॉर फिक्स्ड पॉइंट मल्टीप्लिकेशन. क्या करना है, फिक्स्ड पॉइंट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है. किसका परफॉर्म करना है, 8 बिट इंटीजर्स का परफॉर्म करना है. एंड अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ भाई पहला स्टेज देख लो क्या है, ABCD, है ना. ABCD एंडिंग के लिए भी AB और D बोल रहे हैं. चलिए, तो मतलब अभी कोई सोल्यूशन नहीं मिला हमको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, तो हम हर एक स्टेज को एनालाइज कर लेते हैं. ए क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 CSA एंड मर्ज द 4 मेंबर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, है ना. नाउ बी बोलता है इज अ CPA विच एड अप द 2 नंबर. blank space sorry stage C is made up of 2 level of 4 CSA and stage D generate कर रहा है 8 पार्शियल प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर देखिए जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए भाई, आपको यहाँ परफॉर्म करना है. यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग, बट देखिए समझिए, कंसीडर द पाइपलाइन यूनिट फिक्स पॉइंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 बिट इंटीजर. 8 बिट इंटीजर है, so here we should have, है ना, partial product that generating the 8 partial product. So this is the first step of in multiplication where the partial product are formed, है ना. partial या intermediate result या partial product
फॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद वैसे भी आंसर आसान हो गया था यदि मैंने इन 4 स्टेज में से, देखिए पहले से भी यदि आप देखें तो इस से तो आपका कोई भी वर्किंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। फिर आपने कहा कि ए और डी में कंसिस्ट ऑफ 2 CSA एंड मर्ज फॉर मेंबर टू फॉर्म द प्रीवियस स्टेज। तो ये ऑब्वियसली फ्रॉम प्रीवियस है, मतलब इसके पहले कोई ना कोई स्टेज होगा। तो आंसर बस ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप सॉल्व करेंगे तो स्टेज डी ही यहाँ है। सो डी क्या है, जनरेट द 8 पार्शियल प्रोडक्ट। नाउ बी क्या बोलता है, सॉरी सी इज मेड अप टू 2 लेवल ऑफ 4 CSA, है ना, 2 लेवल ऑफ 4 CSA, मतलब दी CSA आर कंबाइन पार्शियल प्रोडक्ट इनटू द फ्यूअर नंबर, कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद अब आप करेंगे कंसिस्ट ऑफ 2 CSA एंड मर्ज द 4 नंबर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। यहाँ पर आपने जो CSA मर्ज किया था उसको लेकर फिर से आपने मर्ज किया, further reduction of number to prepare the final addition, and it is a CPA, ठीक है, which add up the two number, finally two numbers। CPA क्या होता है, carry propagation adder that adds up to the two number। so this is the final step of the product। आंसर है DCAB, आंसर है DCAB। समझ में आ रहा है, मतलब एलिमिनेशन से भी आप सॉल्व कर सकते थे। नाउ देखिए अगेन एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस विद रिगार्ड टू सर्विस रूटीन। सर्विस रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन की बात हो रही है। तो सेव द कंटेंट ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर, टर्न द इंटरप्ट फैसिलिटी ऑन, सर्विस द डिवाइस हुज फ्लैग इज सेट, चेक विच फ्लैग इज सेट। ऑब्वियसली फ्लैग पहले चेक करेंगे और फिर उसके बाद सर्विस देंगे। रीस्टोर द कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर, अगेन वही सजेशन कि भाई देखो पहले तो ऑप्शन के पास चले जाओ, ए या डी या ए। तो इन्होंने कहा ऑप्शन ए हो सकता है या डी हो सकता है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सेव द कंटेंट ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर। डी बोल रहा है विच फ्लैग इज सेट, ठीक है, विच चेक विच फ्लैग इज सेट। एक्चुअली इंटरप्ट सर्विस रूटीन में क्या होता है कि जब इंटरप्ट ऑकर होता है ना, तो सबसे पहले करेंटली जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसका कंटेंट सेव कर दिया जाता है। तो द प्रोसेसर रजिस्टर नीड टू बी सेव टू इंश्योर द इंटरप्टेड प्रोसेस कैन रिज्यूम करेक्टली आफ्टर द सर्विसिंग। ओके, अब हम देखेंगे हमने करेंटली जो काम कर रहे थे पहले उसको संभाल के रखा, उसके बाद अब हम जाएंगे टू चेक कि भाई किसको सर्विस चाहिए, किसने डोरबेल बजाया। ठीक है, आप जाके डोर चेक करोगे, पहले आपके पास जो करंट वर्क कर रहे हो वो साइड में रखा। तो सेव द कंटेंट ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर एंड चेक विच फ्लैग इज सेट, आइडेंटिफाई द इंटरप्ट सोर्स टू डिटरमाइन विच डिवाइस नीड द सर्विस। ऑब्वियसली डी के बाद ऑप्शन क्या बचता है, सर्विस दीजिए, सर्विस द डिवाइस हुज फ्लैग इज सेट, देन रिस्टोर द कंटेंट ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर एंड फाइनली टर्न द इंटरप्ट फैसिलिटी ऑन, ताकि कोई और भी यदि इन फ्यूचर रिक्वेस्ट करना चाहे तो वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। सो हियर यू हैव आंसर इज ए डी सी। रियल लाइफ से रिलेट कर लीजिए, बहुत सिमिलर सिनेरियो है कि आप एक काम कर रहे हो, एक जरूरी काम कर रहे हो और उसी बीच में कोई डोरबेल बजा दे तो आप उसको कैसे सर्विस दोगे, है ना। तो वही सिनेरियो है, यहाँ आंसर है। सबसे पहले क्या करना है, सेव द कंटेंट ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर, देन चेक द विच फ्लैग इज सेट, सर्विस द डिवाइस हुज फ्लैग इज सेट, नाउ restore the content and turn the interrupt facility on। so this is the answer option डी। ना ये जो क्वेश्चन है बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बन चुका है कि एक्सेस टाइम के ऑर्डर में अरेंज करिए, साइज के ऑर्डर में अरेंज करिए जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, है ना। तो भाई स्टोरेज डिवाइस का यदि साइज ज्यादा होगा तो एक्सेस टाइम कम होता है, ये आपको पता है। यदि साइज ज्यादा है तो एक्सेस टाइम भी हाई होगा, लेकिन यदि साइज स्मॉल है तो एक्सेस टाइम भी कम होता है। तो सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होता है, रजिस्टर्स का। ऑप्शन बन गया ऑप्शन 4। आगे चेक कर लो, बाकी देख लीजिए, यहाँ डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है ऑप्शन ई, रजिस्टर इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना, सबसे छोटी यूनिट है आपकी स्टोरेज यूनिट है, तो सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज यूनिट है जो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। जैसे ही आपने रजिस्टर देखा, अगला आंसर होता है स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, फिर आ जाता है एसएसडी एंड फाइनली ऑप्टिकल डिस्क। सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम। पहला ही रजिस्टर देखा, आंसर किया, खत्म। आगे चलते हैं क्योंकि भाई टाइम भी सेव करना है। नाउ इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। के मैप मैं हमेशा बोलती हूँ ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव, सॉरी के मैप आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है प्लस कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी के मैप से पॉसिबल है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल का के मैप आपको दिया हुआ है। क्या करना है भाई, देख लीजिए। ये देखो वेरिएबल ए है तो इसको यहाँ लिख लेंगे और इन दो को यहाँ बी सी, इसकी वैल्यू होगी 0 1, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0। कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 देन 4 5 6 7, है ना। अब एंट्री कर लीजिए यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट की टर्म मिन टर्म्स क्या दी हुई है, 0 is 1 1 is 1 3 is 1 एंड 7 is 1। ठीक है, तो ग्रुपिंग कितने का पॉसिबल है, ग्रुपिंग यहाँ से 2 और 2 का ही पॉसिबल दिख रहा है। ठीक है, और एक जो ग्रुपिंग है वो ओवरलैपिंग से हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एक तो ये ओवरलैपिंग होगा, फिर भी यदि आप यहाँ पर देखते हो तो हेयर वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर आपका सी इज चेंजिंग, बी इज नॉट चेंजिंग, सो बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। और यदि इस ग्रुपिंग को आप कंसीडर कर रहे हो तो हेयर यू हैव बी सी, तो ये आपका आंसर यहाँ मैच हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। बट इस केस में ठीक है ये आपका यस, ठीक है, इट विल बी बी सी, यही बेस्ट ग्रुपिंग पॉसिबिलिटी है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। सिंपल आया था कि मैं बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगेन मैच द टेबल है ना। मैच द टेबल में आपसे पूछा जा रहा है हेयर वी हैव, देखो बाइनरी दिया है और हेक्साडेसिमल दिया, तो ऑब्वियसली कन्वर्जन ही कर रहे होंगे, आप चाहे तो कन्वर्जन करके देख सकते हो। तो ए तो 4 है, वैसे भी मल्टीपल ऑप्शन में ए 4 है, मत करिए, टाइम मत खराब करिए। तो क्या करें, ऑप्शन 2 के पास चलते हैं। ऑप्शन 2 1 2 3 4 है, मतलब इससे काम बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट आप यूज करते हो नेगेटिव नंबर कैलकुलेशन के लिए, आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन बी, है ना। ना पैरिटी बिट हम यूज करते हैं एरर डिटेक्शन कोड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब आप ऐड कर देते हो, रिडंडेंट कोड पैरिटी बिट एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। एंड वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन CIC में मिलता है, RISC इसमें फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं, CISC में वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ऑप्शन 2 कैसे बना, बी से, है ना। तो ये आपका था ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे बोला गया है, यहाँ आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बुलियन फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बुलियन फंक्शन कैलकुलेट करना है, इंटरेस्टिंग बुलियन फंक्शन दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख दूं चलेगा, है ना, थोड़ा सही दिखता है, समझ में आता है क्या लिखा हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट, अगेन ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ने के पहले एक चीज बताती हूँ आपको, ए प्लस ए क्या होता है, इट इज ए प्लस ए क्या होता है, तो भाई ये दोनों टर्म सिमिलर है और ये दोनों टर्म सिमिलर है। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी, है ना, एक बार ही लिख दे, और सी कॉम्प्लीमेंट डी। नाउ अब आपको कैलकुलेट करना है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, एक होता है डुअल कैलकुलेशन। लास्ट एग्जाम में डुअल कैलकुलेशन पूछा गया था, इस बार कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। तो PYQ सॉल्व करने से सारे कॉन्सेप्ट रिकलेक्ट हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जरूर सॉल्व करके जाइए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको यही मिल जाएंगे, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, डिमॉर्गन्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट, क्या लिख सकते हो भाई, इसको आप लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इनटू, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, इनटू सी डी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख रही हूँ साइड में, या यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इनटू इसको आप लिख सकते हो सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी डबल कॉम्प्लीमेंट। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है, ओनली ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इनटू
सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, ये आंसर है क्या, ये रहा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए, है ना, तो ये आपका आंसर सी है। क्या है, बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सी है। ये स्टेप्स दिए हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। अरे मैंने यहाँ डायग्राम नहीं डाला, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे वर्क करता है। तो रीड द इफेक्टिव एड्रेस, फैच द इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूट, डिकोड। डिकोड के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन। बट यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, या तो ए या फिर बी। ए क्या बोल रहा है, रीड द इफेक्टिव एड्रेस, और बी क्या बोलता है, फैच द इंफॉर्मेशन। तो इफेक्टिव एड्रेस आप कब तक नहीं दे सकते, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन फैच की जाएगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन 4 एलिमिनेट कर दो। नाउ अब आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को फैच किया। फैच करने के बाद ये बोल रहे हैं अगेन ए या डी। तो ए क्या बोल रहे हैं, रीड द इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस के पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ऑपरेंड रीड करना है, तो यू शुड डिकोड इट, है ना, डिकोड करोगे। फिर डिकोड, डिकोड के बाद इफेक्टिव एड्रेस एंड देन एग्जीक्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ए सी, बी डी ए सी। चलिए क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट वी हैव मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन पूछा गया था कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, ये अलग क्वेश्चन था, ये कभी नहीं पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो देखिए यहाँ मोड है और ऑप कोड है। तो एक्चुअली ये जो ऑप कोड है वो यहाँ फिल करोगे आप, यहाँ फिल करोगे, ठीक है। और यहीं से हमको पता चलेगा कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, इनके ऑप कोड की रेंज होती है 000 से लेकर 110 तक। तो देखिए जैसे मैं देखती हूँ ऑप्शन ए, यहाँ ऑप कोड की रेंज 010 है, ये मेमोरी रेफरेंस होगा। ऑप्शन बी A11 है, विच इज बियॉन्ड द रेंज, तो इट इज नॉट अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। फिर आपसे बोला जा रहा है कि 111, अगेन इट इज नॉट अ मेमोरी रेफरेंस। 110 ठीक है, रेंज में है। 001 इस रेंज में है, तो ये वैलिड है। ए, डी एंड ई आर द वैलिड। इनवैलिड क्या हुए, बी एंड सी। अब एग्जाम में जो आंसर दिया था वो उन्होंने दिया था बी एंड डी, बट हमारा आंसर क्या रहा है, बी एंड सी। तो हमने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया हुआ है ना। एंड रीजन यहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर क्या है, बी एंड सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई स्पीड ज्यादा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। जैसे इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तो इसको आप अपने रिवीजन नोट्स में लिखते चलें, है ना। ये कुछ नया है जो एडिशनल है, हम पहले ऐसे नॉर्मल नहीं पढ़ते हैं, तो ये आप क्या कर लेंगे, रिवीजन नोट्स में लिखेंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। अभी डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं बोल रहे सबसे पहले, तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं है कि ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका सीएसओ का, ये क्वेश्चन है आपके माइक्रो ऑपरेशन का। तो हमने बताया था कि 4 कैटेगरी के माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिक, शिफ्ट। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, तो देखिए आप जब बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये ऑपरेशन आप डेटा पर परफॉर्म करते हो। माइक्रो ऑपरेशन आर द ऑपरेशन दैट परफॉर्म ओवर द डेटा ऑफ रजिस्टर, ठीक है। ऐड विद कैरी, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, ट्रांसफर, ये सब क्या है, ऑपरेशन जो आप डेटा पर परफॉर्म करते हो, बिट लेवल पर परफॉर्म करते हो। बाइनरी ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग ऑफ बिट्स इन रजिस्टर, ठीक है। तो भाई ये किस पर वर्क करते हैं, दे वर्क ऑन द इंडिविजुअल बिट ऑफ डाटा। ये हमारा सारा नोट्स से ही मैं बता रही हूँ कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा एंड और एक्सॉर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम सेलेक्ट सेट, सेलेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सेलेक्ट क्लियर, मास्क क्लियर, इंसर्ट, कंपेयर, ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या है कि व्हाट आर द ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म, एंड ऑपरेशन, इंक्रीमेंट, शिफ्ट ऑपरेशन, है ना। कॉल एंड लाउड ऐसा कुछ ऑपरेशन नहीं होता मैनिपुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए हो जाता है एंड, इंक्रीमेंट एंड शिफ्ट। तो विच इज नॉट डेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर नॉट डेटा
मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। चलिए नाउ आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ अगेन इसको भी चैलेंज किया हुआ है। क्यों किया है कि उन्होंने कहा विच आर ऑफन नीडेड टू इवेल्युएट द कैशे परफॉर्मेंस। हम हमेशा क्या निकालते हैं, हिट रेशियो। हिट रेशियो ये बताता है कि भाई कैशे, हिट रेशियो ही तो समथिंग दैट ना कि भाई बताएगा 80% हिट रेशियो, मतलब आउट ऑफ 100 रिक्वेस्ट 80% रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो रही है। अब हिट रेशियो यदि बढ़ जाए तो कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हिट रेशियो रिड्यूस हो जाए तो कैसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो इवेल्युएशन ऑफ कैशे परफॉर्मेंस किससे देखते हैं, हिट रेशियो से देखते हैं। लेटेंसी तो क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द कंटेंट फ्रॉम द मेमोरी। हिट रेशियो एक कैशे की परफॉर्मेंस बताता है कि भाई कैशे कितना डेटा होल्ड कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द एनटीए आंसर था कैशे ट्रैशेस, है ना। तो हमने अगेन चैलेंज किया हुआ है कि कैसे ट्रेस रिकॉर्ड द मेमोरी एक्सेस ओवर द टाइम टू एनालाइज कैशे बिहेवियर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कैशे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं कर रहा है, लेकिन हिट रेशियो द फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी एक्सेस दैट रिजल्ट इन द कैशे हिट, ठीक है, इट इज अ हायर हिट रेशियो इंडिकेट द बेटर कैशे परफॉर्मेंस। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 दैट इज हिट रेशियो। तो दिस इज योर यूनिट 2। पसंद आया एक्सप्लेनेशन तो डेफिनेटली लाइक कर देंगे। एंड आगे चलते हुए नाउ डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3। आपको ये जो वीडियो है अल्टरनेट डेज पर अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट आपकी कवर करवा पाऊँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम पेपर सॉल्व कर पाएँ। तो दिसंबर 2024 का पेपर करेंटली रनिंग है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे अगस्त 2024, और उसके पहले कंडक्ट हुआ था जून 2024, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चन तो यही हो गए, और ये आपके विद इन मंथ सॉल्व होने वाले हैं। ये 3 पेपर जून और फिर उसके रिवर्स ऑर्डर में दिसंबर 2023। तो बिल्कुल कोशिश है कि 8 से 10 पेपर आपको यहाँ यही सॉल्व करवा दिए जाए। चलिए बिल्कुल कोशिश रहेगी। आगे चलते हैं। नाउ वी हैव, यस एक और रिक्वेस्ट आई थी कि मैम सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करवा दीजिए। तो सब्जेक्ट वाइज अभी तो मैं नहीं करवा रही हूँ, यूनिट ईयर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, लेकिन एक अभ्यास प्रैक्टिस सीरीज है। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो अभ्यास में आपको सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको आप रेफर कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन, एक्स कितना है, ये कई लोगों ने गलत किया है। क्यों गलत किया है भाई, देखो ऐसे लिख लिया करो, x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, y वैल्यू कितनी है 15 है, ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। अब इन्होंने बोला x इक्वल टू, x इक्वल, ये असाइनमेंट हो रहा है, तो y का वैल्यू x में असाइन होगा, है ना, y का वैल्यू x में असाइन होगा। तो जब हमने असाइनमेंट लगाया तो वैल्यू ऑफ y कितनी है 15, 10 से अपडेट होकर x कितना हो जाएगा 15। तो अब आपको बताया है कि यदि कंडीशनल ऑपरेटर में नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है तो इसको हम कंसीडर करते हैं ट्रू। तो पोर्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, y प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 15, x भी 15 हो गया, y भी 15 है, तो रिजल्ट आएगा 30। लोगों ने क्या किया, y प्लस एक्स है तो यहाँ पर लिखकर आ गए 25। नो, इट विल बी 30 इज द आंसर, 30 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C++ से पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये नॉट कीवर्ड बड़ा छोटा सा लिख देते हैं, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आराम से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नंबर 1, a data member of class can be declared as static, बिल्कुल जी static डिक्लेयर करेंगे, और is normally used to maintain the value of कॉमन टू एंटायर क्लास। यस, कॉमन वैल्यू को मेंटेन करने के लिए कई बार आप लोग प्रोग्रामिंग करते हो तो कितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट की काउंटिंग के लिए हम स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर करते थे। दिस स्टेटमेंट ट्रू है। फ्रेंड फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सत्य वचन। नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस में लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेंस मेंबर फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स, यस, ऑफ बेस क्लास,
दिस मे बी अवॉइडेड बाय मेकिंग कॉमन बेस क्लास एज वर्चुअल बेस क्लास। तो एक ग्रैंड पेरेंट है, इसको दो पेरेंट्स ने इनहेरिट किया और फिर उन दोनों पेरेंट्स को एक नई क्लास ने इनहेरिट किया, तो इसका जो कोड था वो डुप्लीकेट होकर या इन्होंने भी कॉपी कर लिया और यहाँ से भी आ गया, तो डुप्लीकेसी क्रिएट करता है। तो हम क्या करें, पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट को वर्चुअल बेस क्लास बनाते, है ना, वर्चुअल बेस क्लास बनाए। ओके, तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। अब आ जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, दिस इज असत्य कथन जो हम बोलते हैं, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि भाई दीज ऑपरेटर, देखिए ये हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, यूजीसी नेट 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है आपका, सॉरी, these operator can be overloaded, but the conditional operator, member selection operator, member selection dot and member selection pointer operator, scope resolution operator, size of operator and type id operator, these cannot be overloaded। इनको आप overload नहीं कर सकते हो, including structure reference operator, है ना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है? द फॉल्स स्टेटमेंट इज द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड लाइक नॉर्मल ऑपरेटर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ द मेजर एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ स्कैन कन्वर्जन, staircase appearance, unequal brightness, picket fence problem, yes all three are, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, ऑल थ्री आर द साइड इफेक्ट ऑफ स्कैन कन्वर्जन। ठीक है, रास्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, ठीक है, एंड प्री फिल्टरिंग एंड पोस्ट फिल्टरिंग, तो ये आपकी प्रोसेस है रास्टराइजेशन। हम इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली मैं आपको यदि बताऊं तो इट इज द ड्राइंग ऑफ लाइन जो होता है, ठीक है, विदाउट फ्लक्चुएशन जो हम बोलते हैं। एक सेकेंड, स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको दे देती हूँ। सो इट इज अ प्रोसेस, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर वन। So it is a process of computer graphics that convert the vector image to the raster image। ठीक है, वेक्टर इमेज को जब हम वेक्टर इमेज को, है ना, वेक्टर इमेज को जब आप रास्टर इमेज में कन्वर्ट करते हो तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रास्टराइजेशन, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी, एक सेकेंड, है ना, तो आपके पास वेक्टर इमेज होगा और इसको जब आप रास्टर इमेज में कन्वर्ट करते हो, लाइक पिक्सल्स इमेज में कन्वर्ट करते हो ना, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रास्टराइजेशन। ओके, चलिए, तो ये आपका रास्टराइजेशन बनता है। और हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस ए बी एंड सी, इट इज द आंसर वैसे भी। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं, सॉरी, ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज दिस स्कैन कन्वर्जन के साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं। सो वी हैव, ठीक है, द स्कैन कन्वर्जन कैन कॉज द इमेज डिस्टॉर्शन, और इनको ही हम अलाइजिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें स्टेयर केस इफेक्ट आता है, कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ना दिखकर कुछ इस तरीके से जिगजैग बन जाती है, तो जैग्ड अपीयरेंस इज कॉल्ड द स्टेयर केस इफेक्ट। फिर अनइक्वल ब्राइटनेस, है ना, तो slant lines appear dimmer than horizontal and vertical lines, and even though they are presented at the same intensity level, फिर भी वो डिम दिखेगी। और picket fence problem क्या होता है, the picket fence problem occur when the line and object sample at the discrete interval such that some pixels are completely skipped। देखिए, है ना, कुछ पिक्सल्स यहाँ पर स्किप हो रहे हैं, तो जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी ब्लर बनती है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द पिकेट फेंस प्रॉब्लम। ठीक है, इसको आप पिकेट फेंस प्रॉब्लम बोलते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग,
ठीक है, फाइल हैंडलिंग से। तो इसमें पूछा एफ सीक, एफ टेल, एफ एंड ऑफ फाइल एंड रिवाइंड, मैंने ये सारे बताए हुए हैं। तो गिव द करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल, एफ टेल। Set the position to the beginning of the file, rewind. Set the position to the desired point, fseek. And use to test for end of the file, f end of the file. क्या आंसर बन रहा है? ऑप्शन 2, ftel set, ftel set the position to the desired point। ठीक है, देन अरे भाई, ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा एफ सॉरी एफ सीक, है ना, एफ सीक सेट द पोजीशन टू द डिजायर्ड पॉइंट, एफ टेल गिव द करेंट पोजीशन, एफ एंड द फाइल ये बोलता है टेस्ट फॉर द एंड ऑफ द फाइल, रिवाइंड सेट द बिगिनिंग पोजीशन, है ना। तो देखिए ये सारे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। फाइल हैंडलिंग इन सी अगेन हमारे नोट्स से ही मैंने उठाकर यहाँ कॉपी कर दिया है। तो एफ राइट, एफ सीक, एफ एंड द फाइल, एफ एरर, पी एरर, एफ टेल, रिवाइंड, अनलिंक, रीनेम। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, मैच द टेबल हमेशा बोलती हूँ। नाउ देखो, द लाइट गिवन ऑफ बाय द फॉस्फोरस ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो मैंने आपको पढ़ाया कि जब आप फॉस्फोरस स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बीम जाकर स्ट्राइक करती है तो यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस स्क्रीन है कुछ टाइम के लिए ग्लो करती है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द फ्लोरेंस। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते हैं? फ्लोरेंस। ओके, एंड कितने टाइम के लिए ग्लो करेगा? वो परसिस्टेंस बनेगा। ओके, रीट्रेसिंग कब होता है भाई? हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग हो सकता है या वर्टिकल रीट्रेसिंग। हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग में आपने स्कैन लाइन को प्रिंट किया, रिटर्न साइड में आप कुछ भी प्रिंट नहीं करोगे और फिर से आप पिक्सल को डिजाइन करोगे, है ना। तो ये जो वापस आते टाइम कुछ भी प्रिंट नहीं किया जाता है इसको हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। It is the property of material emit the light when the existing excited by electron beam, है ना। तो जनरली जो टेलीविजन आपने पढ़े थे, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी हम इनका यूज करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी ये यूज होता है। एंड यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ओके, चलो ऑप्शन 1। नेक्स्ट है अरेंज द अरेंज द 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, अरेंज द 2D व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन। किसमें सीक्वेंस बनाना है? अब देखो भाई, अगेन कन्वर्ट द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट टू द व्यूइंग कोऑर्डिनेट, map the viewing coordinate to the normalized view coordinate using window view point specification, construct the world coordinate scene using the modeling coordinate। मैंने पहले ही बोला हुआ है ये क्वेश्चन पाइपलाइनिंग का, व्यूइंग पाइपलाइन का क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है। अब यहाँ मत चले जाना आप लोग, ठीक है, सीएसओ का क्वेश्चन नहीं है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्वेश्चन है। एंड नॉर्मलाइज व्यू पॉइंट, तो जो एग्जैक्ट सीक्वेंस होती है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो ये है, ठीक है। व्यूइंग पाइपलाइन क्या बोलता है कि भाई जो मॉडलिंग कोऑर्डिनेट होंगे, जो रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, इनको कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सीन यूजिंग द मॉडलिंग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आप मॉडलिंग कोऑर्डिनेट को वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हो। फिर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट होता है कि मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को आपको एक सीन में डिस्प्ले करना है, तो आप इस ऑब्जेक्ट के, इसको हम बोलेंगे मॉडल, ये मॉडल बनेगा, इसको इस सीन में जहां पर ऑलरेडी एक सर्कल रखा हुआ है, एक मून है या कुछ भी, यहाँ मूव करोगे तो आप इसके कोऑर्डिनेट चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड जहां आपको इंसर्ट करना है। अब इस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को आपको डिवाइस पे डिस्प्ले करना है। टू व्यू पाइपलाइनिंग क्या होता है कि भाई 3D जो ऑब्जेक्ट है जो हम रियल लाइफ में देख रहे हैं उसको लेकर 2D इमेज जनरेट करना, है ना। अच्छा, तो आपने क्या किया? वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को व्यूइंग कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, व्यूइंग कोऑर्डिनेट मिल गया आपको। अब व्यूइंग कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, कभी आप क्या करोगे, जो 2D इमेज आया उसको आप लैपटॉप में देखने की कोशिश करोगे, फिर आप कभी कोशिश करोगे मोबाइल टैब यूज कर लो, या फिर आप देखने की कोशिश करोगे अपने मोबाइल पर। सारे डिवाइसेस अलग हैं। अब हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग मैपिंग करने की जगह हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मलाइज मैपिंग कर देते हैं जो 0 से 1 की रेंज में होता है। अब इस नॉर्मलाइज मैपिंग को
हम या तो लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं लैपटॉप के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, टैब के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, या मोबाइल कोऑर्डिनेट। तो आप कोई भी इमेज देखिए कहीं पर भी ओपन करेंगे, ओपन होता है, प्रॉपरली डिस्प्ले मिलता है। तो अब आपने क्या किया, जो व्यूइंग कोऑर्डिनेट है इसको कन्वर्ट किया व्यू, विंडो व्यू पोर्ट स्पेसिफिकेशन, नॉर्मल व्यू, नॉर्मलाइज व्यू कोऑर्डिनेट, नॉर्मलाइज व्यू कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच का, और फिर इस नॉर्मलाइज व्यू को आप डिवाइस कोऑर्डिनेट, लैपटॉप, टैब, मोबाइल और जो बोलना चाहो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया। फाइनली यू विल गेट द डिवाइस कोऑर्डिनेट। ए सीक्वेंस होता है, बट इन्होंने आंसर दिया था DABD। अब यहाँ पर देखो वैसे ही आंसर गलत है, आंसर होना चाहिए था डी, सॉरी, CA। सी से स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सी यूजिंग द मॉडलिंग कोऑर्डिनेट, है ना। पहले MC से क्या बनाया था, WC, WC से VUC, VUC से नॉर्मल कोऑर्डिनेट, नॉर्मल कोऑर्डिनेट से डिवाइस कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया था C के बाद कन्वर्ट द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट टू द व्यूइंग कोऑर्डिनेट, है ना। फिर उसके बाद ये स्टेप 1, ए स्टेप 2। अब व्यूइंग से नॉर्मलाइज, तो व्यूइंग से नॉर्मलाइज, मैप द नॉर्मलाइज, ये आ गया, मैप द व्यूइंग कोऑर्डिनेट टू द नॉर्मलाइज व्यू कोऑर्डिनेट यूजिंग विंडो व्यूइंग स्पेसिफिकेशन, एंड फाइनली नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट से डिवाइस कोऑर्डिनेट। तो आंसर यहाँ पर था CABD, जो कि गिवन नहीं था। तो हमने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया है, डेफिनेटली 100% मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एम, इफ एम, ये क्या है, कंपैरिजन है, इक्वल टू 20 - 10 और n इज ग्रेटर देन 10। तो भाई इसमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, ऑपरेटर्स का, ऑपरेटर कौन कौन से है, इक्वल टू ऑपरेटर देखना है, माइनस ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड ग्रेटर देन। तो इसके लिए मुझे याद होना चाहिए ये टेबल, है ना, ये टेबल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, ठीक है, इक्वल टू, ये जो आप कंपैरिजन करते हो, इट हैज लेस प्रेसिडेंस देन द अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो पहले अरिथमेटिक सॉल्व होगा, अरिथमेटिक, फिर कंपैरिजन, अच्छा उससे, उसके पहले ये आपका कंपैरिजन होगा, जिनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल में लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन जो भी लिखा हुआ है। फिर आपका असाइनमेंट परफॉर्म होगा, असाइनमेंट कंपैरिजन होगा, एंड फाइनली, ठीक है, एक और ऑपरेटर कौन सा बच रहा है यहाँ पर, आपका लॉजिकल और, ठीक है। तो क्या बना, अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, ठीक है, आंसर भी देख लीजिए, अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर है माइनस, ठीक है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, एंड फाइनली योर लॉजिकल और। तो आंसर क्या हो जाएगा, BDAC, BDAC इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, BDAC आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ये टेबल मैंने आपसे शेयर की हुई है सी के नोट्स में, टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। सी के आप नोट्स यदि यूज करेंगे उसमें बिल्कुल आपको मिल जाएगा, टोकन वाला चैप्टर है। नाउ वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल के लिए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ग्लोबल वैल्यूज वेरिएबल विच आर सेंट टू कॉल्ड फंक्शन मे बी चेंज इनएडवर्टली बाय द कॉल्ड फंक्शन। यस, ये साइड इफेक्ट होते हैं किसके, ग्लोबल वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। फंक्शन आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड मॉड्यूल्स एंड दिस कैरेक्टर इज लॉस्ट इफ दे यूज द ग्लोबल वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है, कॉमन डेटा यूज होगा तो they will lost this property. It is not immediately apparent to the reader which value are being sent to the called function. It is also true क्योंकि हम global values का use कर रहे हैं तो actually क्या value send की है वो नहीं दिखता। लेकिन a function that uses global variable does not suffer, it does suffer from the reusability। क्योंकि global variable किसका concept दे रहे हैं, global variable concept दे रहे हैं कि आप कॉमन डेटा को यूज कर रहे हो ना, सो इट सफर फ्रॉम द रीयूजेबिलिटी, ठीक है, इट डज सफर फ्रॉम द रीयूजेबिलिटी। आप फंक्शन को रीयूज करोगे, तो जब आप फंक्शन को रीयूज करोगे तो भाई ये इट इज यूजिंग द ग्लोबल, ये चीज मैंने पढ़ाई हुई है, ये ग्लोबल डेटा यूज कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है।
ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इफ वी आर यूजिंग द कोहेशन कपलिंग में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो भाई यदि ग्लोबल डेटा है, ठीक है, आपको दिखाती हूँ, कोहेशन कपलिंग का ये टॉपिक है, बट यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने प्रोग्रामिंग के टर्म्स में पूछा था, बट आप लोग किस में पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोहेशन कपलिंग का ये टॉपिक है। ठीक है, कि यदि हम कॉमन डेटा या ग्लोबल डेटा यूज कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या है, विच इज नॉट ट्रू। यहाँ आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यस, ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कोहेशन एंड कपलिंग की, ठीक है, जो आता है सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर। तो देखिए ये रहा कम्युनिकेशनल कोहेशन, कम्युनिकेशनल कोहेशन, ठीक है, तो एज इट इज लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, बस वो मुझे आपको सर्च करके देनी है। सो हियर वी हैव, हाँ, देखिए एक कॉमन कपलिंग कब होता है, एग्जिस्ट व्हेन द टू और मोर मॉड्यूल रीड एंड, ठीक है, व्हेन टू और मोर मॉड्यूल रीड and write access through the same global data. So common coupling is problematic in several area of design and maintenance. Code become hard to understand. Then यहाँ पर देखिए, ठीक है, इट यहाँ पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और री इम्प्लीमेंटेशन में यदि आप यहाँ पर रीयूजेबिलिटी की आप बात करते हो ना, तो उस केस में इट सफर फ्रॉम द रीयूजेबिलिटी, आप इसको री इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये लिखा है इट हैम्पर्ड द रीयूजेबिलिटी बिकॉज द हिडन डिपेंडेंसी थ्रू द ग्लोबल वेरिएबल, है ना। और इन्होंने आपको स्टेटमेंट में क्या दे दिया, इन्होंने आपको यहाँ पर दिया, हम लोग यही सॉल्व कर रहे हैं कि अ फंक्शन दैट यूजेस द ग्लोबल वेरिएबल डज नॉट सफर, इट डज सफर फ्रॉम द रीयूजेबिलिटी, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग क्या है, ईच मॉड्यूल सेव शुड डू ओनली वन थिंग, हाँ भाई हम मॉड्यूलराइजेशन चाहते हैं, बिल्कुल सत्य। कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल इज थ्रू द कॉलिंग मॉड्यूल, ठीक है, यस, कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग के थ्रू, पैरामीटर पासिंग बैच्ड अप्रोच होती है। So communication can take place directly between the module that do not have calling call relationship, false है। All the module are designed in single entry and single exit, ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का सेशन, पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर देना है एंड शेयर करना है, और फीडबैक शेयर कर देना है। पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको एडिशनल डिस्काउंट कूपन अप्लाई कर देना है, that is discount 1000, and you will have additional discount of rupees 1000. So this is today's session. Please give your feedback. Keep learning. Next video एक alternate days के बाद आपको available हो जाएगा. Thank you everyone.